तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज टैक्स प्लानिंग ऑफ ट्रस्ट। आप देखते हैं काफी सारे स्कूल्स वगैरह जो नॉर्मली ट्रस्ट में चलते हैं, मंदिर वगैरह ट्रस्ट में चलते हैं, लाइब्रेरीज ट्रस्ट में चलती है, तो इनकी क्या टैक्स प्लानिंग होती होगी, इनका कैसे कंपटीशन ऑफ टैक्स होता होगा, वो अपन को समझना है। तो लिखा है इनकम ऑन एसेट्स ऑफ ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट। अगर इनकी कोई एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से इनको कोई इनकम मिल रही है, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। बेसिक कंडीशन है क्या, इफ दैट इनकम इज कंज्यूम्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। लेकिन उनको ये पैसा इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा तब, इसीलिए इनको वो खर्चा दिखाना पड़ता है। तो इसमें जो ट्रस्ट होती हैं उसकी जो एक बेस डेट ली गई है वो 1/4/1962 ली गई है, यानी उससे पहले का केस जो है वो अलग है, इसके बाद का केस अलग है। तो पहले का जो रूल था वो ये था कि अगर कोई ट्रस्ट इससे पहले बनी है तो ट्रस्ट की जितनी भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट है इफ कंज्यूम्ड इन इंडिया। अगर इंडिया में कंज्यूम की गई है, जितनी भी खर्च कर दी गई वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद जो आया रूल 1462 के बाद कि ट्रस्ट इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है इफ कैन बी कंज्यूम्ड इन फॉरेन ऑल्सो। फॉरेन ऑल्सो भी है फॉर इंटरनेशनल वेलफेयर। उसके लिए फिर आपको वेरियस एजेंसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमने इसको वेलफेयर पर्पज से खर्च किया है। और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से भी इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी जो फॉरेन का जो रूल है वो 1/4/1962 के बाद इसमें ऐड हुआ है। इसके अलावा स्पेशल सब्सक्रिप्शन अगर कोई ट्रस्ट ने रिसीव किया है वो भी एग्जाम्प्ट हो सकता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग फंड, यानी कोई उन्होंने पैसा किसने वसीयत में लिख दिया कि हाँ भाई 1 करोड़ रुपए मेरे हैं, वो इस ट्रस्ट को दे दीजिए और मेरे नाम से बिल्डिंग बना दीजिए, इस तरीके से। तो कुछ चीजें होती है वो ट्रस्ट होती है पार्शियल चैरिटेबल भी होते हैं, है ना। उसमें भी 1/4/1962 के बाद क्या रूल था और पहले क्या रूल था। तो इसमें रूल पहले जो रूल था वो ये था कि 85% इनकम कंज्यूम्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, कि आपकी जितनी भी इनकम ट्रस्ट की है उसका 85% आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा। और 15% मैक्सिमम ऑफ रिजर्व में डाल सकते हो, और इतना एग्जाम्प्ट भी मिल सकता है अगर आपने 15% पैसा रिजर्व में डाला है तो। अब रूल हो गया 85% की जगह हो गया 75%, और यहाँ 15% की जगह हो गया 25%, यानी 25% मैक्सिमम पैसा आप रिजर्व में रख सकते हो, बाकी पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। ये 1/4/1962 के बाद का रूल है। फिर आता है एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, कि भाई इस ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दी, बेचने पर इनको फायदा हुआ, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन का क्या होगा, इफ एसेट्स आर सोल्ड बाय द ट्रस्ट देयर कैपिटल गेन कैन बी एग्जेम्प्टेड इफ। उसका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है इफ, कब, जब इफ न्यू एसेट इज एक्वायर्ड फ्रॉम सेल कंसिडरेशन। अगर जो हमको बेचने से पैसा मिला, पुरानी प्रॉपर्टी बेची, बेचने से पैसा मिला और आपने उसे नई एसेट ले ली, तो जो भी एक्चुअल कैपिटल गेन है या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, दोनों में से जो कम होगा उतना अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने पुरानी प्रॉपर्टी को बेचा और बेचने से आपको फायदा हुआ 5 लाख का, और आपने उस जितना पैसा बेचा था, मान लो आपने 40 लाख की एसेट बेची और बेचने से फायदा 5 लाख का हुआ, और आपने उसमें से जो 40 लाख रुपए मिले उससे 10 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 5 लाख या 10 लाख, दोनों में से जो कम हो, यानी आपको 5 लाख रुपए का एग्जाम्पशन जो है वो इस कंडीशन में मिल सकता है। फिर सेकंड केस है इन द कंडीशन ऑफ पार्शियल चैरिटेबल ट्रस्ट। को पार्शियल चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ओनली दैट परसेंटेज ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट विच वाज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। यानी आपने एसेट को बेचने से फायदा कमाया और उसका आधा पैसा अगर आपने चैरिटेबल पर्पस से खर्च किया तो आधा एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 40% किया तो 40% मिल जाएगा, और 60% किया तो 60% एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। रिजर्व की बात करते हैं कि ये जो ट्रस्ट है रिजर्व में कितना पैसा डाल सकते हैं। लिखा है रिजर्व शुड बी यूज्ड इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 10 ईयर। यानी जो भी रिजर्व आपने बना के रखा है उसका यूज ये नहीं कि अनसर्टेन पीरियड तक आप ले सकते हैं, 10 ईयर के अंदर आपको उसका जो पैसा यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन विच ड्यूरेशन इज एंडेड। मतलब 10 सालों के अंदर आपने रिजर्व का पैसा अगर यूज नहीं किया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए अगर रिजर्व में कोई पैसा डाला गया है तो वो विद इन 10 ईयर जो है वो यूज हो जाना चाहिए। फिर ये लोग क्या करते हैं, रिजर्व को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किस में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक अकाउंट है उसमें पैसा डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग में पैसा डाल सकते हैं, कम इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीए में पैसा डाल सकते हैं,
और IDBI के अंदर भी ये अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 8 कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस डन बाय ट्रस्ट विल बी एग्जाम्ड। अगर ट्रस्ट के अंडर में कोई बिजनेस चल रहा है, मान लो बुक छप रही है ना, या और कोई बिजनेस हो रहा है, मान लो मिठाइयों का काम हो रहा है, तो इस कंडीशन वो प्रॉफिट भी एग्जाम्प्ट हो सकता है इफ इट इज कोइंसिडेंटल फॉर अटेनिंग द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, कि ये बस हो गया प्रॉफिट, ऐसा कोई पर्पस हमारा जो था वो ट्रस्ट का ही था और उससे हमको कुछ प्रॉफिट हो गया, तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है। और ट्रस्ट शुड मेंटेन द अकाउंट सेपरेटली, लेकिन इसके अकाउंट सेपरेटली अलग से बनाए जाने चाहिए। इफ इनकम इज मोर देन द असेसमेंट ऑफ ITO, द एक्सेस इज टैक्सेबल। ITO का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है, इनकी इनकम का असेसमेंट करता है, और अगर वो उसके एस्टिमेशन से ज्यादा है और तो उसे लगता है, तो फिर वो उस एक्सेस वाले अमाउंट के ऊपर क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है। तो ये काफी कुछ जो पॉइंट है ये ITO के ऊपर छोड़ा गया। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था टैक्स प्लानिंग ऑफ ट्रस्ट की। ट्रस्ट के बारे में अपन को पता लगा कि ट्रस्ट की इनकम किस तरीके से टैक्सेबल होती है, किस तरह से उस पर एग्जाम्पशन लिया जा सकता है, कितना पैसा वो रिजर्व में डाल सकते हैं, रिजर्व का पैसा कितने सालों के अंदर अंदर उनको यूज करना पड़ेगा, उनकी इनकम पर जो टैक्स है वो ITO के ऊपर भी छोड़ा गया है। कुछ डेट्स 1/4/1962 से पहले के रूल अलग थे, बाद के रूल अलग हो गए। जो रिजर्व का पैसा वो भी सर्टेन इन्वेस्टमेंट जो बताए गए हैं उनके अंदर ही होगा। तो ये सब रूल आपके टैक्स प्लानिंग ऑफ ट्रस्ट के अंदर आपके आते हैं।